तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर देखें आप, कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो, क्योंकि हिंदी में कई बार लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है। धुंध अक्सर तब होती है जब धूल और धुएं के कण अपेक्षाकृत शुष्क वायु में जमा होते हैं। अब इसने क्या लिख दिया, धुंध। और धुंध वर्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं जाड़े में कि आज बहुत धुंध है, ठीक। और इंग्लिश में उसे कहते हैं हेज। अगर अगर आज आजकल आप न्यूज़पेपर को देखोगे तो न्यूज़पेपर में आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा जिसका नाम होगा हेजी, थोड़ा सा वेदर है, ठीक है। दूसरा है कुहासा यानी मिस्ट। प्रायः तब बनता है, अक्सर तब बनता है जब पानी के ऊपर गर्म वायु अचानक जमीन की ठंडी सतह से मिल जाती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? कि क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ रहे हो, इस पे बिल्कुल आप इस बात पे फोकस ना करें कि आपको ये आएगा ही सवाल, क्योंकि कई कंसेप्चुअल सवाल होते हैं और कई लोगों ने नहीं भी किए होंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा उसको, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना जितना भी लग सकता है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तैयार हूं उसके लिए, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें कौन सा सवाल सही है ये बताओ आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अक्सर तब होती है जब धूल और धुएं के कण अपेक्षाकृत शुष्क वायु में जमा हो जाते हैं। देखो ध्यान रखो, रिलेटिवली ड्राई एयर कह रहा है वो। ड्राई एयर का मतलब जिसमें मॉइस्चर ना हो, जिसमें मॉइस्चर ना हो। अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट के हिसाब से इसको बताना चाहूंगा, तो थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा इस पे, ठीक है। हल्का सा दिमाग लगेगा और हल्का सा इसमें कंसेप्ट की जरूरत होगी। पहले तो दिमाग में ये लगाओ कि किसी को हेज क्या होता आता है, हेज और मिस्ट में क्या फर्क होता है, हेज और मिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये बात पता है किसी को? देखो क्या होता है, ये सवाल आप सारे कर लोगे उसके बाद है। जैसे आपने सुना होगा ना, कई बार हम लिखते हैं कि फॉग लग गया, जिसको हम कहते हैं कोहरा लग गया। कई बार हम कहते हैं कि भैया मिस्ट लग गया। मिस्ट मतलब क्या होता है, कुहासा, जिसे वो जो लिखा था अभी, कुहासा। और कई बार हम कहते हैं कि नहीं ये तो स्मॉग हो गया है। स्मॉग मतलब होता है स्मोक, मतलब जैसे जो धुआं है, पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, गाड़ी से निकला हुआ, इंडस्ट्री से, दूसरा तीसरा, उसके साथ अगर फॉग मिल जाए तो उसको स्मॉग कहते हैं। ये तीन चीजें तो आपस में कनेक्टेड है। इनमें से जो हेज है वो टोटली अलग है। अब हेज का हिंदी क्या कर दिया इन्होंने, क्या लिखा था, धुंध। हाँ, हेज, हेज का हिंदी इन लोगों ने लिखा था धुंध। तो आप जाड़े में कौन सा वर्ड ज्यादा सुनते हो? दिल्ली जैसे शहरों में या जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है आज की डेट में, पूरे खैर गंगा प्लेन में पूरा ही पोल्यूशन ज्यादा है, बस दिल्ली में ज्यादा इसको नापा जाता है, इसलिए वहां रेगुलर आपके दिमाग में रहता है। बाकी सारे शहरों में आपको बहुत ऐसे ऐसे शहर हैं जो न्यूज में भी नहीं आते, उनके वहां दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक। लेकिन दिल्ली में तो ज्यादा है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस एरिया में जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपको धुंध लिखा हुआ आता है। कौन सा आता है, धुंध। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये कोहरा लगा हुआ है, और कोहरे के साथ दिमाग में हमारे ये ज्यादा भरा हुआ है कि स्मॉग लगता है। देखो होता क्या है, अब एक वर्ड यहां पे आया था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कल मैंने पढ़ाया था ना कि कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, फिर से मैं बता रहा हूं। पानी था आपके पास, पानी का एवोपरेशन हो गया। पानी का एवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण हो गया, पानी वाष्प में बदल गया, हवा ने पानी पी लिया, कल बताया था मैंने। तो ये बदल जाता है वाटर वेपर में, जल वाष्प, ठीक है। जैसे सी है, मान लो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये पानी है समुद्र का, यहां से ये सनलाइट थी, इसकी वजह से हवा गर्म थी, हवा गर्म हुई और हवा ने पानी क्या कर दिया, सोख लिया, वाष्पीकरण कर दिया, एवोपरेशन कर दिया, और हवा गर्म थी, ठंडी होकर ऊपर जा रही है। तो ये जो हवा है इसके अंदर क्या है, पानी है, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, इसी को हम एवोपरेशन कहते हैं, ये आपको पता ही है। सी से एवोपरेशन हो गया मान लो, मोटा मोटा आम आदमी के समझने के लिए। फिर यही वाटर वेपर जो है फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे हम कहते हैं संघनन, ठीक है। कंडेंसेशन एक वर्ड आया हुआ है यहां पर अभी, इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है संघनन। तो जलवाष्प जब फिर से जल में बदल जाएगी, या मतलब पानी की बूंद में बदल जाएगी, या बहुत ठंडा है तो आइस क्रिस्टल में बदल जाएगी, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं।
कंडेंसेशन का मतलब आप कह सकते हो, कल मैंने पढ़ाया था आपको, ऊपर जाके हवा ठंडी होते जाएगी। जब मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पढ़ाया था कल की क्लास अगर देखें कोई न्यू स्टूडेंट है तो, इससे पहले वाली, तो यहां जाके छोटी छोटी पानी के बूंदों का समूह बन जाता है और उसी को हम बादल कहते हैं। तो थ्रू कंडेंसेशन, संघनन के द्वारा बादल बन जाएगा, छोटी छोटी पानी के बूंदों के समूह बन जाएंगे, बहुत ऊपर तो आइस क्रिस्टल बन जाएगा, सिरस क्लाउड कल पढ़ाया था, ठीक है। और वही पानी की बूंदें, तो पानी तो बन गया ना, वो अलग बात है कि पानी की बूंदें भारी हो जाएंगी तो नीचे गिरेंगी और भारी नहीं होंगी तो वहीं रहेंगी। मतलब बादल बनने के बाद भी बारिश नहीं होती, क्यों नहीं होती बात की बात है, अभी पूछूंगा उसके बारे में। तो अब ये बताओ, पानी बन गया तो वही क्या है, कंडेंसेशन है। अब ये सिंपल कंडेंसेशन है जो आप जानते हो, यानी हवा गर्म थी, ऊपर उठी, संघनन हो गया और बादल बन गए, बारिश भी हो सकती है। अब एक कंडेंसेशन तब होता है जब फॉग या मिस्ट बनता है। जब क्या बनता है, फॉग और मिस्ट। देखो, फॉग का मतलब हुआ जो डेंस हो, जब आपको कम दिखाई दे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा एक गाड़ी जा रही 2 फीट पे नहीं दिखाई देता है, एक कोई हाथ मिला रहा आपसे, आप कह रहे हो कि हाथ मिलाओ, कह रहे हैं कहां मिलाओ, हाथ ही नहीं दिख रहा, ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो डेंस, और अगर डेंस ज्यादा नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं कुहासा लगा हुआ, मिस्ट, ठीक है, मिस्ट। तो ये हिंदी में ये सारे हम मिक्स कर देते हैं कई बार, लेकिन इंग्लिश में ये अलग अलग होते हैं। तो डेंस अगर है तो वो फॉग होगा, और ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा बहुत लगा हुआ है, जैसे हम उसको धुंध लगी हुई भी कह देते हैं कई बार, तो उसको नॉर्मली हम मिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर फॉग के साथ ये केमिकल्स मिल जाएंगे तो स्मोक कहते हैं। अब फॉग लगता कैसे, मेन बात क्या है कि फॉग लगता कैसे। तो फॉग भी क्या है, जस्ट लाइक ए लो लेवल क्लाउड, मतलब निचले स्तर का बादल जैसा ही होता है। जब भी फॉग लगता है कैसा फील होता है आपको, समझो, है ना। और जब फॉग लगा होता है, जब आप कपड़े बाहर सुखाते हो, जैसे बहुत ज्यादा कोहरा लगा हुआ है, कपड़े आपके थोड़े बहुत सूखे हुए थे, आपने कहा नहीं थोड़े कपड़े और सुखा देते हैं हम, ठीक, कपड़े सूखे हुए थे, थोड़े से कपड़े आपने कहा कि और सुखा देते हैं, और बाहर रख दिए आपने, और फॉग लगा हुआ, कपड़े और सूख जाते हैं कि और गीले हो जाते हैं थोड़े से, बताओ। आप देखोगे थोड़े से कपड़े गीले हो जाते हैं, है ना। तो फॉग जब ज्यादा लगा होगा तो कपड़े सूखते नहीं है और गीले हो जाते हैं। आप फॉग में बाहर जाते हो, कई बार बहुत डेंस फॉग लगा होता है, तो आपके कपड़े हल्के हल्के भीग जाते हैं, या फिर गाड़ी के शीशे में या सर पे जो भी है, आपको कुछ पानी पानी जैसा महसूस होता है। और अक्सर रात को या सुबह के टाइम में ज्यादा फॉग लगता है जब ठंडा होता है। मतलब क्या है, संघनन के लिए क्या जरूरी है, कल मैंने आपसे पढ़ाया था, यानी वाटर वेपर के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी होता है। और टेम्परेचर कहाँ कम होता है, ऊपर जाने में कम होता जाता है, मैंने कल बताया था। इसीलिए बादल कहाँ बनते हैं, ऊपर बनते हैं। लेकिन जो कम तापमान हवा को इतने ऊपर मिल रहा है, कई किलोमीटर की ऊंचाई पर या मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, अगर वही कम टेम्परेचर यानी सफिशिएंट लो टेम्परेचर उसको जमीन पे ही मिल जाए, मतलब क्या है, जैसे सोचो, अब ये चीज ध्यान से देखना है, जिसने कल पढ़ा था उसको अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि अगर हवा ने 4 लीटर पानी पिया है, ध्यान रखो, हवा ने 4 लीटर पानी पिया है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 4 लीटर है उसकी, हालांकि ग्राम में नापी जाती है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए। और उसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 4 ही लीटर, 4 और 4 8, सॉरी 4 4 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ऐसे में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, मैंने बताया था आपको, क्लियर हो गया। अब सोचो, अगर यहां पर नीचे हवा गर्म है तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे हवा उठेगी, ठंडी होती जाएगी, तो हवा पानी पीने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम। जैसे जाड़ों में आपके पानी पीने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वैसी हवा के साथ भी है। तो लेकिन जाड़े में ही अक्सर कोहरा क्यों लगेगा, जाड़े में ही अक्सर कोहरा क्यों लगेगा, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जाड़े में खासतौर पर रात के समय में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेस लेवल का, ग्राउंड लेवल का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब तापमान कम हो जाएगा तो हवा के पानी पीने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हवा के पानी पीने की कैपेसिटी अगर कम हो गई तो फिर आरएच बढ़ने की संभावना है। ऐसे समझो, जैसे कोई हवा है, कोई हवा कहती है कि मैं दिन के समय में मैं 8 लीटर पानी पी सकती हूं, ध्यान से देखना है, मैं 8 लीटर पानी पी सकती हूं दिन के समय में, ठीक, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज्यादा था। लेकिन उसने पिया 4 लीटर, तो 4 लीटर पी पाई, एब्सोल्यूट 4, कैपेसिटी 8। तो क्या बारिश होने की संभावना है, कंडेंसेशन होने की संभावना है, नहीं, बादल बादल नहीं बनेगा, क्योंकि ये 50% आ रहा है। हमने क्या करना है, इसको 100% करना है। तो 100% करने के लिए क्या जरूरी है, या तो
हवा को और ज्यादा पानी पिलाओ, यानी हवा 4 लीटर की जगह 4 और पी ले, तो 8 8 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा, तो कंडेंसेशन हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। या तो इसको बड़ा कर दो, इसके बराबर 4 को 8 कर दो, ज्यादा पानी पिलाओ, या 8 को भी तो हम 4 कर सकते हैं, यानी हमारी कैपेसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। दोनों तरीके से RH 100 हो सकता है। तो अपनी कैपेसिटी को ही क्या कर दो, आप कम कर दो। जैसे आपके पास 2 ही लीटर पानी है, आप दिल्ली के 45 डिग्री टेम्परेचर में हो, ठीक, कैपेसिटी आपकी पानी पीने की बहुत है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपके पास 2 लीटर पानी है, तो फिर आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो बेटर क्या है, या तो आप अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर लो, तभी आप जिंदा रह पाओगे, या फिर आप किसी ठंडी जगह पे चले जाओ जहां पर टेम्परेचर ही बहुत कम है और 2 लीटर भी बहुत ज्यादा पानी है, वहां पर 1 लीटर से ही काम चल जा रहा है। मेरी बात समझ गए? तो ऐसे में अगर रात होगी, दिन में कैपेसिटी कितनी थी 8 लीटर, रात को टेम्परेचर कम हो गया तो रात को हम पानी कम पीते हैं दिन के मुकाबले, समझ गए आप? तो रात को अगर कैपेसिटी कितनी हो जाए, 4 हो जाए, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रात को टेम्परेचर कम हो गया। और पानी कितना पिया? 4। तो ये बताओ, दिन 4 लीटर पानी पिया है, कैपेसिटी भी उतनी है, क्या RH 100 हो गया 100%? इसीलिए जब 100% हो जाएगा, क्यों हुआ? बहुत ऊपर जाके हवा नहीं, जमीन के सरफेस में ही, जो सरफेस है जमीन, उसी पे टेम्परेचर कम हो गया रात्रि में, रात के समय में। इसीलिए रात में जो मॉइस्चर है, जो वेपर है एटमॉस्फेयर में, वो कंडेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा और छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाएगा, एक बादल का निर्माण करेगा। और वही बादल क्या होता है? फॉग। उसी को हम क्या कहते हैं? फॉग। अगर ज्यादा डेंस है तो फॉग, कम डेंस है तो मिस्ट, और उसी में अगर केमिकल्स, पॉल्यूशन सब मिल जाए तो उसको हम स्मोक कह देते हैं। क्या बोलते थे? स्मॉग। ये किसके साथ मिल जाएगा? तो समझ में आ गया आपके? तो यानी जाड़े में ही कोहरा ज्यादा क्यों लगता है, नदी के किनारे ही कोहरा क्यों ज्यादा लगता है, सुबह के समय में और डेंस क्यों लगता है? क्योंकि तापमान उस समय कम हो जाता है। तो आपको अपनी कैपेसिटी को क्या करना है? कम करना है। किसके बराबर कर देना है? एब्सोल्यूट के बराबर। जितना आपकी पानी पीने की क्षमता है उसको कम करते जाओ, करते जाओ, और जितना आपके पास है पिया है और जितनी आपकी कैपेसिटी है जब बराबर हो जाएंगे, तब जाके RH 100 होगा और कंडेंसेशन शुरू हो गया। ठीक है? तो अब वो कह रहा है, ठीक, तो आपको हवा को क्या करना है? ठंडा करना है। ऊपर ठंडा करोगे तो बादल बनेगा, नीचे ठंडा करोगे तो फॉग बन सकता है, मिस्ट बनेगा। इसको बोलते हैं लो लेवल ऑफ कंडेंसेशन। ठीक हो गया? अब यहां पर एक धुंध है, धुंध बिल्कुल अलग चीज है। देखो, ये बताओ, आज की डेट में दिल्ली जैसे शहर में या जो गंगा का मैदान है, यहां पर क्या लगता है आपको? आपने ऐसा सुना आजकल की बहुत ज्यादा डेंस फॉग लग रहा है, ट्रेन लेट हो गई है? ऐसा कम सुना होगा आपने। फॉग वॉग नहीं लग रहा है अभी उतना ज्यादा। आजकल आपको हेजी टाइप का क्लाइमेट मिल रहा है। कैसा टाइप का? हेजी, धुंध वाला। अब धुंध की दिक्कत क्या है? धुंध और खतरनाक होता है जब हम कहते हैं ना PM 2.5, PM 10, AQI लेवल बहुत ज्यादा चला गया है, ये चला गया, वो चला गया। आज के डेट में कोहरा हो रहा नहीं है, ऐसा बहुत कम है। सुबह उठ के भी आपको नहीं दिख रहा है फॉग, लग भी सकता है कभी कभी, लेकिन फिलहाल उतना नहीं है। आजकल ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो हेज क्या है? तो हेज और फॉग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हेज जो है ये कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है, ये संघनन से नहीं होता है। इसमें संघनन का कोई रोल नहीं है, मतलब मॉइस्चर का, कंडेंसेशन का, RH 100 होने का, पानी का, इसका कोई रोल नहीं है। ये डस्ट से बनता है। किससे बनता है? डस्ट और ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी वजह से हेज बनेगा। तो अगर आप दिल्ली में आओ इस समय या बड़े शहरों में आओ, किसी ऐसे जगह से जहां पे पोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, तो आपको लाल लाल कुछ अजीब टाइप का चमकीला जैसा दिखाई देगा, ब्राउन ब्राउन टाइप का, डस्टी टाइप का मौसम मिलेगा सुबह सुबह। उसी को हम हेजी क्लाउड कहते हैं। तो वो दिखता आपको जरूर कभी कभी नॉर्मली कोहरे जैसा दिखता है, लेकिन उसमें कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं होता। हालांकि चीजें मिक्स होती हैं, लेकिन जब भी आप हेज को डिफाइन करोगे, ये आ सकता है एग्जाम में, कहोगे कि इसमें जो यहां होता था ये वाला सिस्टम, वो नहीं होता है, इसीलिए खतरनाक होता है। हेज का मतलब ही है कि ड्यू टू डस्ट, किससे बना है ये? डस्ट मतलब धूल से बना है, पोल्यूशन से बना है, पोल्यूटेंट जो होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, उनसे बना होता है। तो मेरी बात आप समझ गए? गुड, ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों में समझ में आ गया। तो हेज क्या है? ड्राई होगा ये। हेज क्या होगा? ड्राई। जैसे कहते हैं ना कि अगर बारिश हो जाए, जैसे कई बार आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, अगर एक बार बारिश हो जाए, जो खुशक ठंड है, या जो ठंडा तो है ही, जो खुशक ठंड है या जो पोल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा? एक तो बारिश होने की वजह से,
या मॉइस्चर बढ़ने की वजह से या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के होने से, पछुआ विक्षोभ पड़ेंगे बाद में, उस सब की वजह से हवा तेज चलेगी, थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, तो उससे जो पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे या एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। समझ गए? और ये हेज वाली कंडीशन कम हो जाएगी। फिर ये ज्यादा खतरनाक होता है, हेजी। ठीक, अब इसी बात पे आप अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। धुंध अक्सर तब होती है जब धूल और धुएं के कण अपेक्षाकृत शुष्क वायु में जमा होते हैं। फिर से आंसर बताओ, अगर किसी ने दिया भी था पहले तो कोई बात नहीं। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। दिमाग लगाओ। वो कह रहा है धुंध अक्सर तब होती है जब धूल और धुएं के कण अपेक्षाकृत शुष्क वायु में जमा होते हैं। खाली रटना नहीं है, समझ रहे हो ना, खाली रटना नहीं है, चीजों को समझना भी है। ऐसा नहीं कि मुझे ये तो सवाल आ गया, तुक्के से भी तो कई बार सही हो जाता है, हो सकता है उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाए एग्जाम और आपको ना आए। तो एमसीक्यू का मतलब हमारे वाले चैनल में ये नहीं है कि फटाफट सवाल करवा दिए जाएं और ऐसी तैसी हो जाए, वो तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो बताओ। कौन सा कथन सही है, राइट कौन सा है? आंसर दिया करें सभी लोग। आंसर कम क्यों देते हो आप लोग? क्या हो जाएगा, किसकी इज्जत लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। अकल लगाओ, अकल। देखो सिंपल बात। अच्छा, इसको गलत कितने लोगों ने किया है पहले तो ये बताओ मुझे। अभी अभी मैंने कहा कि जो खुशक ठंडा है जिसमें फॉग बनता है, किससे? कंडेंसेशन से। फॉग बनता है संघनन से, जब मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर होगा, उससे क्या बनता है? फॉग। फिर मैंने अभी लिखा ये, जब मैं यहां पे क्या लिखा, धुंध तब बनती है जब कंडेंसेशन नहीं होता है, यानी जलवाष्प जल में बदलती है, तो जल वाष्प का कोई लेन देन नहीं है किससे? हेत से। मैंने कहा वो ड्राई एयर में बनती है, शुष्क में बनती है, कंडेंसेशन का रोल नहीं है, ड्राई एयर में बनती है। मैंने कहा जब बारिश हो जाएगी या फिर हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी, बारिश हो जाएगी, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से थोड़ी बहुत, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब बारिश हो जाएगी तो हेज अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही मैंने बोला था ना अभी 2 मिनट पहले। अब हम कह रहे हैं कि वो शुष्क वायु में बनते हैं, तो कई स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं। वो डायलॉग याद है थ्री इडियट वाला, कहना क्या चाहते हो? तो पहला वाला कैसे गलत हो जाएगा? किस उम्मीद से गलत कह सकते हो आप उसको, जब मैं कह रहा हूं कि ड्राइनेस नहीं है उसमें? नहीं सॉरी, ड्राइनेस है जब कंडेंसेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि संघनन का रूप नहीं होता है। बाकी जो फॉग है वो मिस्ट है, मैंने सारा डिफाइन कर दिया आपको कि फॉग मिस्ट बनता है किससे? संघनन की वजह से बनता है। कोहरा एक बादल जैसा होता है, लो लेवल का क्लाउड होता है। हेज में मैंने कहा खाली डस्ट का यूज होता है उसमें, और ये जो डस्ट है, पॉल्यूटेंट्स है, उनका यूज होता है। तो डस्ट गीली कहां से हो जाएगी? हे ईश्वर, कितना मजा आता है सवाल गलत कर दे में, नहीं? अभी मैं देख रहा था कोई कह रहे थे कि कोई स्टूडेंट है, पता नहीं जो भी है, वो पिछले 12 साल से 3 घंटे ही सो रहा है। वो सो रहा है कि नहीं सो रहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन यूट्यूब में ऐसी चीजें चल जाती हैं। मैं तो वेट उस दिन का कर रहा हूं कि कोई टीचर ये बोले कि बिना पढ़े पास कैसा हुआ जाए, आयुर्वेद से पास कैसे हुआ जाए, एलोवेरा से पास कैसे हुआ जाए। तो टीचर तो बोल ही लेगा, वो हिट भी हो जाएगा, स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होगा इससे। तो कई स्टूडेंट एलोवेरा की खोज में चले जाएंगे, हिमालय से जड़ी बूटियां लाएंगे, हैं?
तो ये सब न करो, पढ़ाई से ही पास होंगे स्टूडेंट, अभी भी तरीका वही है। ठीक है, तो सवाल ठीक है। दूसरा, कुहासा अक्सर तब बनता है जब पानी के ऊपर गर्म वायु अचानक जमीन की ठंडी सतह से मिल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? कुहासा तब बनता है जब पानी के ऊपर गर्म वायु अचानक जमीन की ठंडी सतह से मिल जाती है। व्हेन वार्मर एयर ओवर वाटर सडनली काउंटर्स द कूलर सरफेस ऑफ द लैंड। कूलर सरफेस ऑफ द लैंड, ये सही होगा कि नहीं होगा बताओ? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा रात को अगर ठंडा हो जाए, रात को ठंडा कब होगा? जाड़े में मान लो सारा का सारा रेडिएशन वापस चला गया, रात जमीन क्या हो गई? ठंडी हो गई। तो जब जमीन ठंडी हो जाएगी तो उससे लगने वाली हवा भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, है ना? तो आपको ठंडा करना है, तो वही तो लिखा है उसने, इनकाउंटर्स द कूलर सरफेस ऑफ द। इसीलिए मैंने कहा था कोहरा रात को ज्यादा लगता है, ठीक, जाड़े में ज्यादा लगता है और सुबह के टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? दिन में भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सामान्यतः ज्यादा लगता है। वो कंडेंसेशन हमेशा ठंडे से ही होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, कैपेसिटी कम होती जाएगी, आरएच बढ़ता जाएगा। कल की क्लास में बताया था। तो आंसर क्या होगा इसका बताओ? हाँ, दोनों सही है। ठीक है, सवाल थोड़ा टफ था, लेकिन इसको तो गलत नहीं करना था आपने, इतना समझाने के बाद भी। आओ आगे। अब ये सवाल बन जाना चाहिए आपका फटाफट, क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको। कोहरे की परतें तब बनती हैं जब नम वायु उसके ओस बिंदु, ओस बिंदु खतरनाक सवाल है, ओस बिंदु इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्यू पॉइंट, ओशांक बिंदु, मैंने कल समझाया था आपको ओशांक बिंदु। अच्छा, दूसरा है धूम कोहरा। धूम कोहरा मतलब स्मॉग, अभी भी बताया था। फॉर्म्स व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड केमिकली रिएक्ट विथ सनलाइट टू क्रिएट ओजोन। ये वाला स्टेटमेंट हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन पहला वाला तो आना चाहिए। तीसरा है उष्णकटिबंधीय और तटीय क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना अधिक होती है। ट्रॉपिकल जोन मतलब जहां पे गर्मी ज्यादा होती है उस एरिया में, और कोस्टल एरियाज में फॉग, वो भी डेंस फॉग ज्यादा लगता है। कौन कौन से कथन सही है, ये आपका सवाल है, जरा बताओ। ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, यूपीएससी में ही आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं इसमें। पहला स्टेटमेंट कैसा है भाई? हाँ, अब आप दिमाग लगा लो, ठीक है। ड्यू पॉइंट, फॉग लेयर्स फॉर्म व्हेन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट फॉग कम बनता है। मैंने क्या कहा? फॉग कम बनता है जब कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन तभी होगा ना जब हवा में क्या होगी? नमी होगी, मॉइस्चर होगा। आपने देखा है कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे, अक्सर गांव में, शहर में, जहां भी नदियां होंगी या तालाब होगा, उसके आसपास कोहरा ज्यादा लगता है बाकी जगह से, लगता है ना? तो कोहरा ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि हवा में जो पानी था, जो वाटर पेपर था, वाटर पेपर में कन्वर्ट हुआ था, और वाटर पेपर फिर में किस में कन्वर्ट हो गया? पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आंसर आपने सही दिया कई लोगों ने, गुड। और ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है? जहां से संघनन शुरू होता है, मैंने कल बताया था, यानी वह ताप जहां से संघनन शुरू होता है या आरएच 100% होता है, विच इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। मैंने बताया था, जैसे रात के समय मान लो टेम्परेचर 4 डिग्री था, और 4 डिग्री में ही हवा के पानी पीने की कैपेसिटी, क्षमता, और उसका जितना पानी पिया है वो बराबर हो जाए तो आरएच 100 हो जाएगा। जब आरएच 100% हो जाए तो वहां से संघनन शुरू हो जाता है, और जिस तापमान में ये सब होता है, जिस टेम्परेचर पर ये सब घटनाएं होती हैं, यानी जलवाष्प जल में बदलना शुरू करता है, उसी को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। कल बताया था मैंने, ये ड्यू पॉइंट क्या है? इट इज अ टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर है। कब? जब व्हेन आरएच बिकम 100, जब आरएच कितना हो जाए? 100% हो जाए, या आप कह सकते हो जहां से संघनन शुरू होता है ना, यानी जलवाष्प जल में बदलना शुरू होती है। ठीक है, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्लियर हो गया? आप लिख भी सकते हो, लिखा करो जरूर, ये बिल्कुल सही बात है। तो फॉग कब बनेगा? जब नमी ज्यादा होगी, मॉइस्चर। नमी ही नहीं है तो कहां से फॉग बन जाएगा? दूसरा सवाल, स्मॉग कब बनता है? देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अब आपको नहीं भी पता है,
मैंने कहा कि स्मॉग में क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड केमिकली रिएक्ट। मैंने कहा था ना जब उसमें क्या लगता है, स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मोक, यानी कुछ स्मोक वाले यानी केमिकल्स या पोल्यूटेंट्स जब मिल जाते हैं तब बनता है। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मोक का इंपैक्ट है, ये स्मोक का क्या है, इंपैक्ट है। इंपैक्ट का मतलब जैसे बहुत सारे होता ना, ओजोन वर्ड लिखा है उसमें, आप देखो थोड़ा सा देखो, फोटोकेमिकल स्मोक आपने नाम सुना होगा, सन की इन प्रेजेंस में भी कई बार होता है, वो सनलाइट होता ना। देखो होता क्या है ना, ओजोन एक होती है बैड ओजोन, एक होती है गुड ओजोन, पढ़ाएंगे बाद में। एक आप सुनते हो ना कि अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में अब्सॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज खासतौर पे यूवी बी या सी बी वाली, मिडिल वाला जो वेवलेंथ होता है, वो वाली जमीन पे नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है। नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें अगर वो वाली उस वेवलेंथ की अगर हमारे सर के ऊपर या खोपड़ी में गिर जाएंगी या कहीं पर भी, तो हमें बहुत नुकसान होगा, मतलब लाइफ शायद पॉसिबल ही ना हो। तो उसको बोलते हैं गुड ओजोन। गुड ओजोन कहां पर है, लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, प्रोटेक्ट करती है, अब्सॉर्ब करती है। ठीक हो गया, वो तो गुड ओजोन है। एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं बैड ओजोन, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, मतलब वो सीधे पैदा नहीं होती, किसी बाकी रिएक्शन के बाद पैदा होती है, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ओजोन या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स या फिर बैड ओजोन। जो आपके हमारे आसपास, जैसे अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं या किसी भी मेट्रो शहर में रह रहे हैं, तो वहां पर इतना ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत सारा है, ये सब मिलके ठीक क्या बनाते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं, O3। तो ये वाली ओजोन फिर हमें नुकसान करती है, तो इस ओजोन को हम बैड ओजोन कहेंगे, जो हमारे आसपास ट्रोपोस्फीयर में या जहां हम रहते हैं वहां पर है। और जो ओजोन ऊपर है 20-30 किलोमीटर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, उसको हम गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि वो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, दो टाइप की ओजोन्स होती हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप कभी किताब में पढ़ोगे तो उसको तो मैं पूरा नहीं समझा पा रहा हूं, तो वहां पर देखना कि ओजोन बनती कैसी, किस टाइप का पोल्यूटेंट है। जब मैं आपकी एमसीक्यू करवाऊंगा कौन सी वाली, एनवायरमेंटल इकोलॉजी की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं यूपीएससी में, तो वहां पर फिर से पढ़ेंगे इसको। तो ये दोनों सही है। और तीसरा वाला, डेंस फॉग आर मोर लाइकली टू अगर इन ट्रॉपिक्स, उष्ण कटि, देखो तटीय क्षेत्रों में तो आता है, ठीक है, घना कोहरा, लेकिन उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्रों में की संभावना अधिक होती है। ये थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है जनरली। देखो ट्रॉपिकल में नहीं, टेम्परेट जोन में ज्यादा कोहरा लगेगा, मतलब जहां पे थोड़ा सा क्या हो, ठंडा हो। जहां बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पर ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंध में कोहरा क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों लगेगा, आप सब खुद ही समझ लो। मई का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, टेम्परेचर 40, 45, 35 चल रहा है, तो कोहरा कहां लगता है, नहीं लगता ना, तो ट्रॉपिकल में कम लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ठंडे इलाके में लगेगा। क्यों, क्योंकि कोहरा लगने के लिए आपको कंडेंसेशन करना जरूरी है निचले लेवल पे, और उसके लिए आपको तापमान को कम करना जरूरी है। तो आंसर इज ए। तो कई लोगों ने आंसर ए दिया है इसमें, तो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक, ये आंसर सही है। गर्मी गर्मी में कैसे फॉग लगेगा, ये ध्यान देना, पहला आंसर सही है। अब जिसका गलत भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल अगर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मानवीय भूल या थोड़ा सा कंसेप्ट की दिक्कत होती है। लेकिन अब मैंने बता दिया तो आपके दिल पे लगनी चाहिए ना बात, अरे यार हम तो गलत हो रहे थे, तब जाके फिर ये कंसेप्ट अपने आप बनेगा। और लिखा जरूर करो। तीसरा सवाल, मिस्ट इज अ थिक क्लाउड दैट हैंग्स लो कंसिस्टिंग ऑफ टिनी वाटर ग्लोबल्स। कह रहा है कि धुंध एक घना बादल है जो नीचे लटकता है, जिसमें छोटे पानी के गोले होते हैं। दूसरा है, फॉग इज डेंसर देन मिस्ट, कोहरा धुंध से अधिक घना होता है और अधिक समय तक रहता है। बताओ, ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने अभी, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखें कौन कौन लोग इसको सही करते हैं। कंसेप्ट मैंने बता दिया ना पहले ही आपको, इसलिए टाइम लगा उस पर। आप लगातार आप सवाल बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाले का कौन सा सही होगा।
बताओ बताओ, आंसर बताते जाओ। यार देखो, खाली एक स्टूडेंट है, रोहन, जिसने आंसर सही दिया है। ये बताओ, ये धुंध जो है, जो मिस्ट है, कब से घना हो गया? ये स्टार्टिंग ही मैंने आपसे कहा था कि फॉग डेंस होता है, फॉग डेंस होता है, मिस्ट उससे हल्का होता है। अभी अभी मैंने यहां लिखवाया हुआ है आपको, ये फॉग डेंस होता है। कोहरा में 1 से 2 किलोमीटर तक आप देख सकते हो। ट्रेन डिले होगी, फ्लाइट कैंसिल हो गई, मिस्ट की वजह से नहीं होता है, ड्यू टू फॉग होता है। डेंस फॉग वर्ड आता है, डेंस मिस्ट नहीं होगा, वो फॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अभी बताया था मैंने। अब देखो, अकल बड़ी की भैंस, ये घना होता है, किसी किसी ने ये भी सही कर दिया, ठीक है, घना होता है। और नीचे क्या कह रहा है? कोहरा धुंध से अधिक घना होता है, इसको भी सही कर दिया। देखो, धुंध एक घना बादल है, मिस्ट को यहां पे हम कह रहे हैं कि थिक होता है, तो वो भी सही कर दिया हमने। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फॉग इज डेंसर देन मिस्ट। अब ये इसका जस्ट उल्टा है, ये और ये दोनों अपोजिट है। वो कह रहा है मिस्ट एक थिक क्लाउड होता है, डेंस होता है। नीचे कह रहा है कि फॉग इज डेंसर देन मिस्ट, यानी फॉग जो है ज्यादा घना होता है। तो इसको भी हम सही कर रहे हैं कि फॉग मिस्ट से ज्यादा घना होता है। ऊपर हम कह रहे हैं कि फॉग एक घना होता है, तो आंसर सी लगवा दे रहे हैं हम। किस हिसाब से आंसर लगेगा इसका मेरी समझ में नहीं आ रही बात। आंसर बी होगा इसका। आप लोगों की मस्ती अभी कम नहीं हो रही है पढ़ाई लिखाई में, है भाई? कैसे होगा ये बताओ तो। दिमाग कहां चला गया है? कितने लोगों को चिंता है कि कौन सा आईपीएल में खिलाड़ी बिका कि नहीं बिका? सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है। नहीं, ये चिंता है कम करो। अगला सवाल। कथनों पर विचार करना है, सही है। ट्रोपोस्फियर यानी सबसे निचली परत, ऊपर की ओर जाने में तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई में जाने में टेम्परेचर कम होता है। ट्रोपोस्फियर मतलब जहां पर हम रहते हैं, सबसे निचली परत में, ऊंचे ऊंचे जैसे जैसे ऊंचा ऊपर जाओगे तापमान कम होगा। दूसरा है नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या स्टेटमेंट सही है? तीसरा है, दुनिया भर में वायुमंडल में विभिन्न रूपों में जल, मौसम और जलवायु में भारी अंतर के लिए उत्तरदायी है। यह कह रहा है कि जो पानी है या वाटर है, जो वायुमंडल में वेपर के उस पे है, वो पूरी दुनिया के जलवायु और क्लाइमेट को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है ना? यानी जल उत्तरदायी है मौसम और जलवायु में। इजी सवाल है, थोड़ा सा देख के बताओ क्या आंसर होगा इसमें। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा जरा बताओ। क्या क्षोभ मंडल में विद इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर नॉर्मली फॉल्स विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स? क्या सही बात है? नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा किसके लिए? वैरायटी के लिए, वेदर और क्लाइमेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? चौथा नंबर है, यानी पहला। हाँ, अब वो सीरीज चेंज हो गई, कोई बात नहीं। आंसर जरूर लगाया करो, चाहे गलत हो सही हो। पहले का बी, पहले का सी। अब देखते हैं कौन सा होता है। देखो, सिंपल सा सवाल है। ट्रोपोस्फियर होता क्या ना, नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये आपकी जमीन है, और ये आप यहां खड़े हो मान लो, ठीक है। ये सबसे निचली परत, ये विषुवत रेखा है, ये पोल है। तो पोल के पास
ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होती है 16 से 18 किलोमीटर तक। उसके ऊपर समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजोस्फियर होता है, उसके ऊपर आइनोस्फियर होता है, उसके ऊपर एक्सोस्फियर होता है। एक्सोस्फियर और आइनोस्फियर, इन आयन मंडल और वायुमंडल को हम थर्मोस्फियर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फियर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसका वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में, क्या कि इसको सीक्वेंस लगाओ नीचे से ऊपर की ओर। और दूसरा, वायुमंडल की ऊंचाई निर्धारित नहीं होती है, इसलिए इसको डॉट डॉट हम कर सकते हैं, यानी ये यहां तक वायुमंडल है ऐसा हम प्रूफ नहीं कर सकते या एग्जैक्ट नहीं बता सकते। दूसरी बात, जब भी हम ट्रोपोस्फियर में किसी या माउंटेन में ऊपर नीचे जाते हैं तो तापमान क्या होता जाता है? कम होते जाता है, ये तो सभी को पता है। अभी किसी किसी स्टूडेंट ने, मैं बताता हूं आपको, इसमें बी आंसर भी दिया हुआ है, इसका बी आंसर भी दिया है किसी ने। बी मतलब ये, मतलब उनके हिसाब से ये ए गलत है। मैंने कई बार अभी भी कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं तापमान कम होते जाता है, हवा ऊपर उठती जाती कम होता जाता है, ऊपर ठंडा होता है नीचे गर्म होता है। कई बार ये जिक्र आ चुका है और वो रेगुलर स्टूडेंट है और उनका कहना यह है कि ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऊंचाई के साथ कम नहीं होता है। मतलब अब क्या कहूं मैं आप लोगों से, मैं दुखी हो चुका हूं कई बार। तो ये बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर कहां जाए, ऊपर जाएंगे हम, टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। स्टेटमेंट पहला राइट है। फिर तापमान फिर से बढ़ता जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, फिर कम होते जाता है, फिर लगातार बढ़ता है। तो टेम्परेचर का अलग अलग है ऊपर जाने में। ट्रोपोस्फीयर में लगातार बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, टेम्परेचर कम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाने में। स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ेगा क्योंकि ओजोन पाई जाती है यहां पे। फिर मिजोस्फीयर में कम होता जाएगा और यहां से भी तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इसका सीक्वेंस भी आ सकता है कि सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर है, फिर आइनोस्फीयर है, फिर मिजोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर ट्रोपोस्फीयर है। EIMST कहते हैं इसको। क्या ये अल्फाबेट में है? बिल्कुल सही बात है। ये भी आपका सवाल बन गया कि इसका अगर कभी सवाल आता है कि ऊंचाई से नीचे की ओर आप इसको कैसे लगा सकते हो, तो सीधा आंसर क्या होगा? EIMST। EIMST। EIMST का मतलब एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मिजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। और जो थर्मोस्फीयर है, इन दोनों का कंबाइंड होता है, ताप मंडल कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये, तो इस हिसाब से आपका सवाल बन गया कौन सा? पहला स्टेटमेंट तो राइट है, ऊपर जाने में तापमान कम होता जाता है। क्यों कम होता है उसको किसी दूसरे टाइप से बताऊंगा मैं, आगे सवाल आते जाएंगे उसके। मतलब क्योंकि अब पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से गर्म होता है, न कि ऊपर से। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा की गैस होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती उसके बाद। कार्बन डाइऑक्साइड का तो नाम नंबर चौथा है, मतलब पहला कौन सा है? नाइट्रोजन, और दूसरे में कौन सी? ऑक्सीजन, ठीक। तो ये दूसरा वाला सवाल गलत हो गया है, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है, पानी तो सब कुछ है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। तो कई लोगों ने आंसर सही दिया इसका, वेरी गुड। ये अच्छी बात है कि आपने इसका आंसर सही दिया है। आगे बढ़ें। अब ये बताओ, वायुमंडल तीव्र वायु परिवहन के माध्यम के रूप में कार्य करता है। एटमॉस्फेयर सर्व्स एज द मीडियम फॉर फास्ट एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मतलब एक माध्यम है जिसमें तेज आप एयर ट्रांसपोर्ट करते हो। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी रहने के लिए बहुत गर्म होती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती बिना, तो पृथ्वी का तापमान ज्यादा होता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? लॉजिकल सवाल है, जरा बताओ। दूसरे वाले को तो गलत नहीं करना आप लोग, या सही करना, जो भी है, मतलब इसके हिसाब से क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है, ये बताओ आप मुझे। दिमाग लगाओ इसको, इसके लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी इसको बता सकते हो। बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी रहने के लिए बहुत गर्म होती अगर एस्कार्ब CO2 नहीं होती। और दूसरा, वायुमंडल तीव्र वायु परिवहन के माध्यम के रूप में कार्य करता है। पहला वाला स्टेटमेंट तो खैर खाली फर्जी वाला है, वो उसको भी आपको सही कर ही लेना चाहिए। दूसरा सवाल है, इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा? आंसर बताओ।
अच्छा ये बताओ, ये तो ठीक है, एटमॉस्फेयर सर्व करता है, तो एक तो सही है। अब ये सवाल सही है या गलत है, ये है, बताओ। CO2 नहीं होती तो क्या पृथ्वी रहने के लिए बहुत गर्म होती? है? चलो ठीक है, कुछ लोगों ने अपने ऑप्शंस चेंज किए हैं, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बोलते हैं ना, हम कहते हैं कि आज के डेट में भूमंडलीय तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर जो है जितना हमारे लिए जरूरी है, इस पूरे एक प्लेनेट के लिए, एक दुनिया भर की सारी स्पीसीज के लिए जो तापमान एक होना चाहिए अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए, वो होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय तापन हो रहा है, जमीन का तापमान, पृथ्वी का तापमान, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। और उस बढ़ने में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने ये भी पढ़ा है, जैसे अपना वीनस है, शुक्र है, उसमें CO2 का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, इसको प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन कहते हैं, इसलिए उसको हॉटेस्ट प्लेनेट कहा गया है। ये भी हम सुनते हैं। हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा CO2 का इमिशन हम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा जितना हम इंडस्ट्रीज के थ्रू, कोयले से या दूसरी तीसरी चीजों से जितना ज्यादा निकालेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये सबने सुना है ना आज तक। तो CO2 अगर बढ़ेगी तो हमारे यहाँ तापमान बढ़ेगा। तो CO2 बढ़ रही है तो तापमान बढ़ रहा है। अब वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होती ही नहीं मतलब ना के बराबर होती, तो पृथ्वी और ज्यादा गर्म होती। इस स्टेटमेंट को जिसने भी गलत किया, मतलब सही किया है, समझ लो क्या ही बताऊं मैं अब। अनर्थ है ये, इसको बोलते हैं क्या होना? अनर्थ होना। ठीक है, इजी सवाल है यार, किसी से भी पूछ लो तुम इसको कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी गर्म होती कि ठंडी होती? ठंडी होती, लेकिन उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी है जितनी हमें जरूरी है। होता क्या है देखो, नॉर्मली ये जमीन है मान लो, और ये हमारी गैसेस रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं मिलकर निचले ही मिल जाती है। होता क्या है कि जो सन की रेज आती है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में, रेडिएशन जो सन का आता है, वो आता तो है, लेकिन वो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाता है, यानी एटमॉस्फेयर उससे उतना गर्म नहीं होता है। अब गर्म कौन होता है? जमीन होती है। हमारी अर्थ जमीन हो रही, जमीन गर्म हो रही है, अभी सुबह से देख लो आप, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और रात के समय में फिर, या गर्म होने के बाद ये वापसी करता है। तो वापसी जब करता है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में करता है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। तो वापसी जब होती है तो वापसी के वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, तो उस ज्यादा तरंगदैर्घ्य के लिए CO2 जैसी गैसें उनको ट्रैप कर देती हैं। क्या कर देती हैं? ट्रैप कर देती हैं, मतलब रोकती हैं। तो जाने वाले विकिरण को, आउटगोइंग रेडिएशन को CO2 ट्रैप करती है, रोकती है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, आने वाले को आने देना, जाने वाले को थोड़ा बहुत रोक देना। तो इसी वजह से जब CO2 का परसेंटेज ज्यादा ज्यादा होता जाएगा तो ज्यादा हीट ट्रैप होते जाएगी, कम बाहर निकलेगी, इसको हीट बजट भी कह सकते हो। तो ऐसे में CO2 का बढ़ना, जमीन का या पृथ्वी का, प्लेनेट का गर्म होना। समझ में आई बात? आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, हो जाती कई बार मानवीय भूलें, लेकिन इतनी मानवीय भूल करोगे तो विवाह के दिन जब विवाह हो रहा होगा तो कहेंगे को विवाह हो रहा नहीं, करा मैं तो एग्जाम था, मैं तो सोच रहा था। मतलब हो क्या रहा है? विवाह सोच रहा क्या है? UPSC का प्री का एग्जाम है, मतलब समझ गए, अनर्थ हो जाएगा। अगला सवाल। आयन मंडल
वायुमंडल का वह हिस्सा है जो सौर विकिरण द्वारा अनियमित क्या होता है, आयनित होता है। द आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर दैट इज आयोनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशंस। आयनोस्फीयर क्या है? इज द पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर दैट इज आयोनाइज्ड बाय द सोलर रेडिएशन। कोई बात नहीं, ये सवाल आपको नहीं भी आएगा तो हम बता देंगे, इसकी चिंता ना करो। समताप मंडल में है जो आने वाले सौर विकिरण ओजोन परत का निर्माण करती है। कौन? It is in the stratosphere that incoming solar radiation creates the ozone layer। हाँ, ये कह रहा है कि सवाल थोड़ा सा अलग है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ऊपर वाला नहीं भी पता है तो आपको कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगाना है उस पे ठप्पा तो किस पे लगाओगे आप? यहां देखो, विकिरण द्वारा आयनित होता, आयोनाइज्ड बाय। तो पहला स्टेटमेंट की तो मैं बात नहीं करूंगा, आपको आता है कि नहीं आता कोई बात नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट बताओ क्या है? बताओ बताओ बताओ। जो चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है उसकी टेंशन मत लिया करो आप, लेकिन जो लॉजिकल सवाल है उस पर दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओगे, देखो दिमाग की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, लेकिन उस दिमाग को हम यूज करेंगे तो वो धार मजबूत होगी ना उसकी, तो वो और अच्छा काम करेगा। जैसे हर किसी का दिमाग हर जगह नहीं लगता है, लेकिन कई बार फिर जब आपके उसमें इंटरेस्ट बढ़ते जाता है तो फिर लगने लगता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, वो कहते हैं कि यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, मेरी समझ में वो नहीं आ रहा, या मैंने नहीं पढ़ा। या कई स्टूडेंट को पहले मैथ अच्छी नहीं लगती, हो सकता है उनको कोई दूसरी चीज अच्छी लगने लग जाए। किसी को पॉलिटी अच्छी नहीं लगती, हिस्ट्री अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन बाद में जब वो देखता है तो फिर सारी चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बढ़ता है, उसको लगता है, इंटरेस्ट का बढ़ना मतलब उसको लगता है कि मेरे फायदे की चीज है। जब आपको लगने लगेगा कि ये मेरी फायदे की चीज है, इससे मुझे फायदा हो सकता है, तो इससे बड़ा इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आज आपको 100 एमसीक्यूज याद कर दें, ठीक है, और एक एमसीक्यू का आपको 1000 रुपया मिलेगा और 100 के 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो कौन ऐसा बंदा है जो नहीं कर पाएगा? ये बताओ मुझे। आप अपने दिल से पूछो, लाख रुपए अगर आपको मिल जाए, कहा जाए कि 2-3 दिन में आपको 100 एमसीक्यूज याद करने, उसके ऑप्शन सही। 1 लाख रुपए के लिए स्टूडेंट लेवल पे या कहीं पर भी कौन याद नहीं कर देगा उसको? इंटरेस्ट हो ना हो छोड़ो, अब हमारा प्रॉफिट पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए अपने मन में ये देखो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या फायदा होगा इससे। तो ये असली मोटिवेशन यहीं से आता है। जिस दिन आपको लगने लगा कि हाँ ये ठीक है, जैसे कल एग्जाम है, मान लो किसी भी चीज का एग्जाम है, हाई स्कूल का, इंटर का, 9th 10th का, उस दिन हम ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा मन लगता है ना पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कल एग्जाम है, डर भी लगती है तो पढ़ने में मन भी लगता है, अच्छी बात है। अब कोई कहे कि नहीं एग्जाम ही 2 साल बाद है, आज से पढ़ाई स्टार्ट करो, क्यों करेगा स्टूडेंट स्टार्ट? नॉर्मली नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मली जब हम एकेडमिक एग्जाम देते हैं तो वहां पे हम नहीं पढ़ते उतना ज्यादा, या उस क्वालिटी से नहीं पढ़ते। तो सारा खेल दिमाग का है, इसको कंट्रोल में रखो। ये तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है ना? दूसरा तो सही है, अभी तो बताया था मैंने, समताप मंडल में है आने वाले सौर विकिरण ओजोन परत का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल में ओजोन परत होती है, कितनी बार बता दिया मैंने, लिखा करो इसलिए मैं कहता हूं आपसे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बैड ओजोन गुड ओजोन में तो बताया था मैंने आपको। आयन मंडल वायुमंडल का वह हिस्सा है जो सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। देखो बिल्कुल सही बात है, ये भी पहला स्टेटमेंट भी सही है। कैसे सही है मैं बता देता हूं आपको। पहला वाला कैसे सही है, देखो ये आयन मंडल होता है ना, ये वाला आयनोस्फीयर, यहां से मैंने कहा ना तापमान लगातार बढ़ता जाता है, उसके पीछे है ड्यू टू द आयनाइजेशन प्रोसेस। मतलब यहां पर बहुत हल्के हल्के जगह हाइड्रोजन हीलियम वाले वो मिलेंगे आपको, एलिमेंट्स मिलेंगे जिसकी जो न्यूक्लियाई है या जिसका इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। मतलब सन की सनरेज आती है, ठीक, सन की सनरेज आती है और यहां पर जो गैसेस हैं बहुत फैली फैली बिखरी हुई गैसें हैं, डेंस नहीं होती, हल्की होती हैं, तो वहां से
वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं ना, उनको वो क्या करती है, उस पर टच होती है, उस पर वो प्रहार करती है, उसको चुरा लेती है। तो आप देखते हो ना कि किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर प्लस आ जाता है, किसी ने ले लिया तो माइनस आ जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को, यानी सनरेज की इन प्रेजेंस ऑफ सनरेज, इलेक्ट्रॉन का जब लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उससे एनर्जी क्या होती है, क्रिएट होती है या रिलीज होती है, कह सकते हो। और हीट इस एरिया में तापमान के बढ़ने के पीछे यही प्रोसेस है। और इसको अगर आपको बेहतर तरीके से देखना है तो आयनाइजेशन एक वर्ड है, आयनाइजेशन, ठीक, प्रोसेस, उसको आप सर्च मानना गूगल पे, या आयनाइजेशन इन आयनोस्फीयर, उसको सर्च मानना। इसी टाइप के डायग्राम बने होंगे, इलेक्ट्रॉन को, वो ई वाले को एक जगह से दूसरी जगह ऑर्बिट में डाल दे रहा होगा, जब कहीं जाएगा तो उसको निकालने में हीट रिलीज होगी, उसी हीट रिलीज होने से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो यहां पर टेम्परेचर जो है वो आयनाइजेशन प्रोसेस से बढ़ता है, तभी तो उसका नाम क्या बढ़ गया, आयन मंडल। आयन किसको बोलते हैं, प्लस माइनस इफेक्ट को आयन बोलते हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर। ठीक है, कई लोगों ने अच्छा आंसर दिया, तो इसमें कोई बात नहीं, ये तो आपको नहीं भी आता तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैसें हैं, क्या ऐसा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इसका आंसर सर जल्दी जल्दी बताओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, सारा खेल तो भावनाओं का ही है ये, लेकिन भावनाओं का सवाल गलत हो जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखो। चौथा सवाल है, कौन सा कथन सही है, फोर्थ का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैस है, कहां से मुख्य गैस हो जाएगी, ये तो बहुत कम है, नाइट्रोजन मेन है, ये गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, ये सवाल ही खाली उसके लिए था कि आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होती है ना, 78%, तो कम कैसे हो जाएगी वो, गलत नहीं हो, नाइट्रोजन कम कहां से हो जाएगी। बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कम है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। तो आंसर क्या है, डी। गलती हो जाती कई बार, लेकिन ध्यान दो थोड़ा सा। आगे, आर्गन एक अक्रिय गैस जिस वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती, इनर्ट गैस है, थर्ड सबसे ज्यादा पाई जाती, क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, वाटर वेपर्स एंड वेरियस डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड इन लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जलवाष्प, जलवाष्प मतलब हवा ने जो पानी पिया है वो, और विभिन्न धूलकण वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं। ये तो आपको आना चाहिए सवाल मेरे हिसाब से, बताओ। इसका सवाल क्या होगा, आर्गन एक अक्रिय गैस वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल की निचली परतों में जलवाष्प तथा विभिन्न धूलकण पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, फटाफट बताओ, इजी सवाल है ये। पहली सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, नाइट्रोजन, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, वो पूछ रहा है। क्या आर्गन थर्ड नंबर पे आती है, और जो जलवाष्प है, विभिन्न धूलकण है, वो निचले परत पर पाए जाते हैं ज्यादातर, क्या वो स्टेटमेंट सही है। गुड, ये आंसर आपने सही लगाया है, आंसर इज सी। न्याय में देरी होना न्याय नहीं होता, इसलिए आंसर देने में देरी होना भी न्याय नहीं है। मतलब इजी सवाल है तो फटाफट आंसर दिया करो इसके यार। तीसरे नंबर पे है कि नहीं है, पहले पे नाइट्रोजन है, दूसरे पे ऑक्सीजन है, आर्गन 0.93%, 99% तो खाली ऊपर की दो गैसें हैं, फिर आर्गन का मतलब होता है 0.93%, फिर होता है CO2 0.03% या 34%, तो चौथे नंबर पे कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सवाल कभी आ सकता है आपका। तो आर्गन 0.93%, बाकी नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, तो 99 हो गया। तो 1% में बाकी सभी गैसें आती हैं।
निचली परतें जलवाष्प और विभिन्न धूल, बिल्कुल सही बात है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बादल होते हैं, ज्यादातर जो बारिश करने वाले बादल होते हैं वो निचले स्तर के बादल होते हैं, याद आया? क्यूमुलस, निम्बोस्टेटस, निम्बस वाला याद है, और एक क्यूमुलो निम्बस तो खैर बहुत वर्टिकल बादल था, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ज्यादातर बादल धूल कण कहाँ होंगे, ज्यादातर बहुत ऊपर होंगे कि निचले वाले हिस्से पे होंगे? निचले वाले हिस्से पे ज्यादा होंगे, आपको पता है, ठीक। वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं। जलवाष्प, कोहरा आपको लगता है, फॉग आपको लग रहा है, मिस्ट आपको लग रहा है, बादल आपको लग रहे हैं। आंसर 2 भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है, सही है, अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ते जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड्स। ये स्टेटमेंट भी उसी का लगता हुआ है। फटाफट आंसर बताओ। आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको। फटाफट इसका आंसर दे दो जल्दी, फटाफट इसका आंसर दे दो। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है, क्या स्टेटमेंट सही है? आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड्स, जैसे जैसे हाइट में जाओगे वाटर वेपर बढ़ता जाएगा। और ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा सवाल इसमें जल्द सही है, कौन सा गलत है, जल्दी। सही है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा कैसे बढ़ सकती है? अभी आपने कहा था कि निचले लेवल पे जलवाष्प क्या है, ज्यादा वाटर वेपर है ना वो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और आर्द्रता वायुमंडल में हवा ने कितना पानी पिया है, बिल्कुल सही बात है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ये पढ़ाया हुआ था मैंने, इससे पहले वाला सवाल भी हमने इसको इसी में से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका आंसर सही है। संक्षेपण और अवक्षेपण के दौरान, भाई साहब अब ये समझ रहे हो क्या है ये कुछ ना समझ में आने वाला, अंग्रेजी में देखो इसको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज इक्विवेलेंट टू द अब्सॉर्ब ड्यूरिंग एवेपोरेशन। सवाल खतरनाक है, नहीं भी आएगा तो छोड़ो, मैं बता दूंगा। पवन में स्थिरता और अस्थिरता की स्थितियां जलवाष्प की भूमिका से बहुत प्रभावित होती हैं। Conditions, stability and instability in the air are greatly influenced by the role of water vapor. इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये सवाल है आपका 7वां नंबर। देखो वो कहना क्या चाह रहा है, कवि क्या कहना चाहता है उसमें बताते हूँ, है ना। इस वाले सवाल को यहीं पे कर लेते हैं। देखो इजी सवाल है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये पानी है, पानी का जब एवेपोरेशन होता है, ध्यान देना है, पानी का जब एवेपोरेशन होता है यानी जल का जब वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प में बदलता है तो बनता है वाटर वेपर, जलवाष्प बनता है, ठीक है, जलवाष्प बनता है। और जलवाष्प जब फिर से पानी में बदलता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन के बाद ही क्या होता है? प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का, सॉलिड यानी हेल्स का, स्नो का, किसी भी चीज का या स्लीट का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्षण कहते हैं। उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्षण या प्रेसिपिटेशन। तो देखो क्या है, अगर कोई पानी है, अगर वो पानी जलवाष्प में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, तो जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो खर्च होगी कि नहीं होगी? मतलब वो लॉस होगी। कैसे? जैसे कि मान लो, ऐसे सोचो, आपका कपड़ा गीला था, कोई उस कपड़े को आपने आयरन किया उस पे सुखाने के लिए, कई बार हम ऐसे करते हैं। तो जब आप आयरन कर रहे हो गीले कपड़े पे, तो उसमें देखा होगा कि कपड़े से जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो भाप बन के उड़ जाता है उड़ता ना, आवाज भी आती है उससे। तो आप कहोगे हीट लॉस कैसे भी? भाई आपने वो भी तो लगा रखा है, प्लग लगा रखा है ना लाइट वाला, तो लाइट तो खर्च हो रही ना उसमें। अब नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय कह सकते हैं आप ऊष्मा को, हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का नियम इसको हम कहते हैं, या सुना होगा आपने पहले। वैसी सन की सनलाइट है, अगर सन की सनलाइट में आपने गीला कपड़ा रख दिया तो गीला कपड़ा कुछ देर में सूख जाता है। तो सूख कैसे गया? क्योंकि उसमें जो पानी था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया थ्रू एवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण के द्वारा
वो पानी, गीले कपड़े का पानी किस में कन्वर्ट हो गया? जलवाष्प में। यानी हवा ने क्या पी लिया? पानी। तो हवा ने पानी क्यों पिया? क्योंकि सन ने उसको क्या दी? हीट दी। तो सन की हीट तो क्या होगी? लॉस हो गई ना, यानी क्या हो गया? खर्च हो गई। जैसे आयरन लगाने में, प्रेस लगाने में खर्च होगी, वैसे ही उसकी होगी। तो यहां पर हीट लॉस होती है, ऊष्मा में क्या होती है? कमी आती है। ठीक हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि न तो ऊष्मा को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, बस हम एक जगह से दूसरी जगह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक कहते हैं ना कि भाप का जलना ज्यादा खतरनाक होता है, समझ गए? अब भाप का मतलब जो ये जलवाष्प है, जो हवा ने पानी पिया है, इस वेपर में, इस वाष्प में, क्या ये हीट जो है इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी? भाई जो हीट है वो उस पर क्या होगी? इन्वॉल्व है। उसने उस हीट को क्या किया? अब्सॉर्ब किया है, तभी तो लॉस हुआ। यानी ये जो हीट आपने खर्च की एवेपोरेशन में, वाष्पीकरण में, वो उस जलवाष्प में क्या है? उसके अंदर समाई हुई है। उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा। मतलब इस जलवाष्प में हीट है। कौन सी वाली हीट? ये वाली। लेकिन जब ये जलवाष्प फिर से किस में कन्वर्ट होगा? पानी में फिर से जब कन्वर्ट होगी, तो कंडेंसेशन के थ्रू या प्रेसिपिटेशन के थ्रू वो हीट फिर से रिलीज हो जाएगी। फिर से वो वायुमंडल में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तभी तो बैलेंस बनेगा। यानी वाष्पीकरण में जो हमने ऑब्जॉर्व किया था, वही चीज कंडेंसेशन में फिर से हम वापस कर देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ते हैं। उसमें एक सवाल आता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो एनर्जी मिलती है, जो उसकी पावर है, इतना खतरनाक कैसे हो सकता है एक साइक्लोन? इतनी ज्यादा स्पीड कहां से लाता है वो हवा में? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, यानी गुप्त ऊष्मा। किसकी? जलवाष्प की। यही ऊष्मा फिर से जब रिलीज होती तो हवा को और ऊपर उठा देती है। खैर वो बात की बात है, उसको छोड़ो, आने वाले समय में आएगा। तो यही तो वो कह रहा है। वो क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय वाटर वेपर ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भाई पानी वानी का बदलना, जलवाष्प का जल में बदलना, इज इक्विवेलेंट टू द अब्सॉर्ब ड्यूरिंग एवेपोरेशन। जो इसके द्वारा अब्सॉर्ब की गई है या लॉस की गई है, वो दोनों बराबर होते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? बताओ। अब ये समझ में आ गया? तो पहला स्टेटमेंट सही है। और जलवाष्प की भूमिका कौन सी हवा स्थिर है या नहीं है उस पर होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा सी। जितना ज्यादा हवा पानी पिएगी उतना ज्यादा हल्की होगी, ऊपर उठेगी वो, क्योंकि जलवाष्प का जो वेट है बाकी गैसेस से कम होता है, निचली वाली गैसेस से, इसलिए हल्की होती जाएगी तो वो और खतरनाक होती जाएगी, जैसे साइक्लोन्स में होता है, स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आएगी? आंसर सी होगा इसका। तो एवोपरेशन में हम क्या करते हैं? हवा को हीट देते हैं, और कंडेंसेशन में वही हीट वायुमंडल में फिर से आ जाती है। ठीक है, आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़े। तो ये कंसेप्ट था। अब यही कंसेप्ट आपका कहां आएगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन में जब आप पढ़ते हो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में लेटेंट हीट की क्या भूमिका है, या चक्रवात जमीन पे आने पे कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको लेटेंट हीट की सप्लाई कम हो जाती है। ये 8वां नंबर, क्षोभ मंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर व्यापक है। द ट्रोपोस्फियर इज वाइडर, ट्रोपोस्फियर इज वाइडर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स। क्षोभ मंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर व्यापक है। ये सवाल है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर लगा सकते हो, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं बता दूंगा। क्षोभ मंडल में तापमान और जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ तेजी से घटती है। टेम्परेचर एंड वाटर वेपर कंटेंट इन द ट्रोपोस्फियर रैपिडली डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये सवाल तो आपको आना चाहिए। तो पहला वाला नहीं भी आता तो छोड़ दो, आप सिर्फ ये मुझे बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहां पे मत जाओ, ऑप्शन पे मत जाओ, इसके हिसाब से बता दो। तीसरा है ओजोन लेयर जो है वो मीजोस्फीयर में है, जो अल्ट्रावायलेट रेड से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, या जिसको पूरा आता है वो ABCD आंसर दे सकता है, लेकिन आंसर थोड़ा जल्दी दो। बात समझ में आवे ना आपके? आवे जावे। देखो रेगुलर अगर आप क्लास में हैं तो आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी नहीं है कि आज हमने आर्टिकल 16 पढ़ा तो कल 17 बिल्कुल अलग होगा, वो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहां पर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको पढ़ाई थी कल या परसों की क्लास में, तो जब तक आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो लगातार ह्यूमिडिटी का वर्ड यूज होता रहेगा।
तो इसलिए पुरानी क्लासेस को जरूर देख लें जो नए स्टूडेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवा रहा मैं आपको, एमसीक्यू के साथ साथ आपको जो टॉपिक्स हैं, जो पूरे चैप्टर हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, इस हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी में ज्यादा सवाल हम नहीं कर सकते क्योंकि यह समझाना बहुत जरूरी है। 8th का कौन सा सवाल होगा? रोहन कह रहे हैं 8th का सी आंसर सही है। क्या ये बात सही है? बाकी के आंसर क्यों नहीं आ रहे? न्याय में देरी नहीं आ रहा आपको, तो आप ये बताओ ना कि सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड इज राइट या फर्स्ट इज रॉन्ग, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसमें क्या, ये जरूरी नहीं कि आप यही वाला लिखो नीचे वाला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखो क्या है, ठीक है मैं बता देता हूं आपको। अभी मैंने डायग्राम भी बनाया था टेढ़ा वाला, देखो होता क्या है ना, ये अपना इक्वेटर है अब, और ये है पोल। तो इक्वेटर के पास जो हमारी सबसे निचली परत होती है ना, ये वो ऐसे होती है, मतलब इक्वेटर के पास क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही पहले है वाला। ये ट्रोपोस्फीयर अगर ये है तो ये विषुवत रेखा का हिस्सा ये है और ये पोल है। तो यहां पर आपको 16 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल मिलेगा, और जैसे जैसे आप पोल की ओर जाओगे 90 डिग्री की ओर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाएगी। मैंने क्या कहा आपसे, अगर कोई बंदा विषुवत रेखा पे खड़ा है यहां पे, तो उसको यहां पर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, मतलब जहां तक हवा ऊपर उठ सकती है, वो 16 टू 18 मीटर तक ऊंची उठेगी। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की ओर जाओगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कम होती जाएगी। तो ऐसे बनेगा डायग्राम जैसे मैंने बनाया हुआ है। ऐसा इसलिए होता है, इसके बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि इक्वेटर के आसपास गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ पे सन की सनरेज लगभग डायरेक्ट होती हैं, लगभग, तो उस वजह से हवा गर्म होकर ज्यादा ऊपर तक उठती है। तो और पोल ठंडा है, तो पोल पे हवा कम ऊपर उठेगी, तो उसकी हाइट भी कम होगी। तो जहां तक हवा ऊपर उठती है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर लग जाता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर की हाइट, क्षोभ मंडल लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ या एटमॉस्फेयर, उसकी हाइट इक्वेटर पे ज्यादा होने की पहली वजह क्या बताई मैंने, कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं उसको, या संवहनी तरंगें, यानी हवा ऊपर उठ के गर्म होके ऊपर उठती है। एक तो दूसरा, इस एरिया में इक्वेटर पे जो रोटेशन की स्पीड है वो ज्यादा है, तो रोटेशन की स्पीड ज्यादा है तो यहां पर ये फैला भी हुआ है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम कहते हैं, बाहर की ओर लगने वाला बल ज्यादा होता है। तो इस एरिया में बल भी ज्यादा है, तो बाहर की ओर बल भी ज्यादा लग रहा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, और जी का मान इक्वेटर पे कम होता है। आपको पता है ना, पोल्स पे ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादातर सैटेलाइट्स आप इक्वेटर के आसपास से भेजते हो, जो मतलब ताकि इसका वेलोसिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा है ना आपने, प्लाइन वेग, तो ज्यादातर आप इसी के आसपास से सैटेलाइट भेजते हो। रीजन ये है कि यहाँ पर जी का मान कम है और टुवर्ड्स द पोल ज्यादा होता जाता है। तो जी की वैल्यू कम है, ये भी एक स्टेटमेंट सही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर लगने वाला बल ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, ज्यादा फैला हुआ है, तो ज्यादा तेजी से बाहर की ओर फेंकेगा, तो इसलिए हवा ज्यादा ऊपर उठेगी। और सबसे मेन है, हवा गर्म है इसलिए ज्यादा ऊपर उठेगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आप समझ गए ऐसा क्यों होता है। ये सवाल कई जगह आ सकते हैं। क्षोभ मंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर व्यापक है, भूमध्य रेखा पर व्यापक है, बिल्कुल सही बात है। क्षोभ मंडल में तापमान और जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ तेजी से घटती है, तो कई बार पढ़ा दिया मैंने, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम अभी थोड़ी देर पहले, ये भी सही है। मध्य मंडल में कहां से हो जाएगा ये, ओजोन कहां होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। तो पहला दूसरा आंसर, तो आंसर क्या है इसका, सी, आंसर इज सी। गुड, आंसर कौन सा था, 8? एट का ए भी दिया कई लोगों ने, बताओ। अरे भाई, इस आंसर को आप कैसे सही कह सकते हो, ये जिसने भी 8 का ए दिया है, यानी तीसरा स्टेटमेंट सही दिया है, वो अपने होश में नहीं है, ये जान लो अब आप।
कितनी बार हम कह चुके हैं कि ओजोन कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। पूरा जिक्र ही बैड ओजोन गुड ओजोन से लेके मैंने डायग्राम तक आपको बना के दिखा दिया कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है। वो कह रहा है कि कहाँ होती है, मध्य मंडल में होती, मीजोस्फीयर में। इसको सही कैसे कर सकते, इसको छोड़ दो, चलो ये किसकी बात नहीं कर रहा। बी और ए जिसने भी लगाया इस आंसर में, आप कैसे ऐसे आंसर लगा सकते हो। वायुमंडल धीरे धीरे अंतर्ग्रही अंतरिक्ष के दायरे में लुप्त हो जाता है। एक्सोस्फीयर मतलब सबसे ऊपर है ना जो एक्सोस्फीयर, धीरे धीरे इंटर प्लेनेटरी स्पेस कहते हैं, मतलब 2-3 ग्रहों के बीच के वाला हिस्सा उसमें लुप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है क्या। आयनमंडल एक व्यवहारिक महत्व है क्योंकि यहां पर पृथ्वी पर दूर के स्थानों पर रेडियो तरंगों का प्रसार को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है सूर्य द्वारा क्षोभ मंडल के क्षेत्रों के असमान ताप में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। Uneven heating of regions of the troposphere by the sun causes convectional currents. Uneven heating of the regions. अब ये सवाल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। Uneven heating of the regions of the troposphere by the sun causes convectional currents. यानी कहीं पर ज्यादा हीटिंग है, कहीं पर कम हीटिंग है, तो वो संवहनी तरंगों की वजह से होता है, ऐसा वो पूछ रहा है। कौन कौन से करेक्ट हैं, जल्दी बताओ। 9th का कौन कौन से सवाल सही है। आज इस पूरे उस पे एक स्टूडेंट है जिसके क्वेश्चन आज थोड़े सही हो रहे हैं, मतलब थोड़े क्या, ज्यादातर 95% से ऊपर उसके आंसर सही है, मे बी 100 भी हो सकता है। वो कोई कह सकता है कि मैं हूं और दिनों नहीं होते थे उतने, तो आज मुझे लग रहा है कि दिमाग जो है थोड़ा सा कंट्रोल में है। ऐसा कौन है जिसके आंसर, जिसको लग रहा हो कि उसके आंसर आज ठीक है बाकी के दिनों से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सोस्फीयर धीरे धीरे किस में चला जाएगा, हमारी जो एक्सोस्फीयर है, जो हमारा पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे भी बाहर बियॉन्ड चला जाएगा, तो धीरे धीरे अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में या इंटरप्लेनेटरी स्पेस में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो आइनोस्फीयर है, यहीं से रेडियो वेव्स जो हम किसी को सिग्नल भेजते हैं वो ऊपर जाते हैं, वहां से भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो आप सैटेलाइट के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू जो हमारे यहाँ जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो पॉसिबल इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास आयन मंडल है। ये भी सही है। रेडियो तरंगें कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, सवाल आप पढ़ते हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको, कन्वेक्शनल करंट्स, हवा गर्म होकर कहां उठती है, ऊपर, और ठंडी होकर नीचे, संवहनी तरंग धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर कम है, उसकी वजह से। नहीं, जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसको खुद ही एहसास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने आंसर सही दिया इस समय, गुड। 9th का डी, ज्यादातर लोगों का आंसर सही था ये। सूर्य तप आने वाली सौर ऊर्जा है जो पृथ्वी के वायुमंडल और सतह तक पहुंचती है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एनर्जी दैट enriches अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस। अवरक्त किरणों के संपर्क में आने का मुख्य कारण त्वचा की कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं। एक्सपोजर ऑफ इंफ्रारेड, ये सवाल भी आ सकता है एग्जाम में आपके, मतलब इंफ्रारेड जो होती हैं वो कैंसर बन सकती हैं। कोहरे के समय अवरक्त प्रकाश का उपयोग किया जाता है। एट द टाइम ऑफ फॉग इंफ्रारेड इज यूज्ड। जब भी कोहरा लगा होता है, आपके लैंप वैम्प लाइट वाइट जो होती है उसमें कौन सा वेव होता है, क्या इंफ्रारेड होती है, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और वो कम फैलती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, साइंस है वैसे ही।
अच्छा सॉरी, वो गलत पूछ रहा है, हमारा सवाल ही वो है, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछ रहा है। थोड़ा सा देखना, इनकरेक्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है, करेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। गलत कौन सा है, गलत कह रहा ना, गलत कौन सा, देखो ये तो ठीक ही लग रहा है। इंफ्रारेड की वजह से क्या कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं, अब इन्हीं को दोनों को मिलाओ आप, इनमें से अगर आप गलत करोगे, अगर कैंसर कोशिकाएं इंफ्रारेड की वजह से बनती तो फिर हम इसको कोहरे के समय ये वाली लाइट क्यों यूज करते, अगर ये ऐसा है तो ये भी गलत है फिर तो, है ना। तो ये बिल्कुल देखो, इसमें गलत कौन सा है, कौन सा गलत है, ये गलत है, दो वाला। इंफ्रारेड जो होता है वो नहीं उतनी, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती ना, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे ओजोन है, अल्ट्रावायलेट रेज वो जो है आपको नुकसान करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को नुकसान करती हैं। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है तो उतना नुकसान नहीं करती, इंफ्रारेड आपको वापस भी जाती है ये, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, इंफ्रारेड नहीं, उसकी जगह अल्ट्रावायलेट होना चाहिए थोड़ा सा, उससे कम वेवलेंथ वाला। और तीसरा वाला बिल्कुल सही है आपका, कि प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी त्वचा तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। क्लियर हो गया, ये ज्यादा नहीं फैलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, विब्ज्योर पढ़ते हो ना आप, वो तो खैर विजिबल लाइट का है, वहीं से आप समझ सकते हो, वो अलग चीज है हालांकि, लेकिन उससे आप थोड़ा समझ सकते हो, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, कम फैलेगी, तो वो जो फॉग है उसको क्या कर देगी, वो चीर देगी या मतलब अंदर तक पेनिट्रेट कर देगी उसमें, ठीक है। तो आंसर इज 10th का बी, ओनली सेकंड इज रॉन्ग। समझ आ गई ना बात, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे सवालों को नहीं भी अगर आपको आते तो उसमें चिंता वाली बात नहीं। जब सौर विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसकी कुछ मात्रा परावर्तित प्रकीर्णन और अवशोषित हो जाती है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये एटमॉस्फेयर है हमारा, और ये जमीन है सॉरी, और ये सन है, सन से जो वेवलेंथ आती है हमारी, सौर रेडिएशन आता है, वो रेडिएशन कई बार रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसा कह रहा है, और परावर्तित हो जाता है, और कई बार क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, या कुछ अवशोषित हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, भूमि की तुलना में जल के तापमान को बदलने में कम ऊर्जा लगती है, मतलब लैंड और सी का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, मतलब पानी जल्दी गर्म होगा या जमीन जल्दी गर्म होगी, इस टाइप का सवाल है ये। तो इसको बताओ क्या है, किसको आप जरा जल्दी चेंज कर पाओगे। इट टेक्स लेस एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर कंपेयर टू लैंड, कौन, पानी। पानी को बदलने में, यानी पानी का तापमान को चेंज करने में जमीन के से कम टाइम लगता है, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, दिमाग लगाओ। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जैसे मैंने कहा ना, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती, जैसे ऊपर वायु, जैसे हमारे पास एक्स रेज भी आती हैं, हमारे पास गामा रेज भी आती हैं, लेकिन वो आइनोस्फीयर से ही, वो एक्सोस्फीयर से ही बाहर चली जाती हैं। दूसरा, जैसे ओजोन लेयर क्या करती है, कुछ को ऑब्जॉर्व करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जॉर्व करती है, विजिबल लाइट को आने देती है, तो कहीं पर परावर्तित हो जाती है, कहीं पर फैल जाती है, तभी तो आसमान नीला दिखाई देगा, और कहीं पर ऑब्जॉर्व हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, दूसरा वाला गड़बड़ है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, केवल एक सही है, क्योंकि देखो जमीन, ये जमीन है और ये पानी है, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये पानी है, ये जमीन है, वो कह रहा है कि तापमान किसका जल्दी चेंज होगा। देखो जमीन का तापमान जल्दी ही चेंज हो जाएगा, मैंने अभी बताया नहीं है, बताऊंगा बाद में, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी एक अच्छा कंडक्टर है, किसका, हीट का, किसके मुकाबले, जमीन के मुकाबले।
जमीन पे जब हीट आएगी तो बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगी वो, है ना, मतलब 1-2 इंच काफी है इसके लिए। तो जमीन में गर्मी होगी, जल्दी जमीन गर्म हो जाएगी, क्योंकि जमीन जो होती है वो नॉन कंडक्टर होती है या अच्छी कंडक्टर नहीं होती किसकी, हीट की। तो इसलिए हीट ट्रांसफर कम होगा, तो ऊपर का हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाता है इसमें, तो आप जमीन के इस हिस्से को ज्यादा जल्दी गर्म कर सकते हो, ठीक है। ठोस जो भी होगा, जैसे आप छत पे चले जाओ गर्मी के दिनों में तो मार्बल या आपने जो भी सीमेंट लगाया बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन पानी क्या करेगा, ऊपर से नीचे तक गर्म हो सकता है। सन की सनरेज तो सी में 200 मीटर नीचे तक गर्म हो जाएंगी, इसीलिए ये इसका टेम्परेचर को चेंज करने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, इसके टेम्परेचर को कम गर्म करने में कम मेहनत लगेगी। तो कह रहा कि भूमि की तुलना में जल के तापमान को बदलने में कम ऊर्जा लगती है, गलत हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, वो ज्यादा नीचे तक हीट उसको गर्म करेगा। मतलब पानी देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा भी होगा, जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ही ठंडी भी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया सभी के? गुड। नेक्स्ट एंड मे बी लास्ट, सूर्य तप दीर्घ तरंगों के रूप में आने वाला सौर विकिरण है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। ये मैंने एक बार जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो। दूसरा है जो इंसोलेशन है, मैंने सूर्य से आने वाला विकिरण, रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड इट्स इफेक्टिवनेस इज इंडिपेंडेंट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब सूर्य से जो हीट आती है जमीन पर, वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहां पे पड़ती है, जैसे ये सन है, इसकी हीट, और ऐसे बना देते हैं इसको, जैसे ये अर्थ है, ये सन है, सन की सनरेज यहां पड़ेगी तो अलग एंगल बनेगा, यहां पड़ रही तो अलग बनेगा, इधर पड़ेगी तो अलग बनेगा ना। तो कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता पृथ्वी पर, या पड़ता है? कौन सा सही है बताओ? फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? कौन सा कथन सही है? दिमाग से बताओ इस सवाल को, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हा 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 हा, ऐसा ही होता है। बोथ आर करेक्ट कह रहा है ये लड़का। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं, क्या वो बेहोश हो चुके हैं? अरे भाई, ये कैसे सही हो सकता है, पहले तो ये बताओ आप। ऊपर वाला तो छोड़ दो अभी। सूरज की किरणें, अभी अभी आपने पढ़ा था, मैंने कितनी बार बोला है कि सूरज की किरणें इक्वेटर के आसपास सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो ये ज्यादा हीट गेन करेगा, पोल्स की ओर तिरछी होती जाती तभी तो ठंडा होगा उसमें। वो कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का इफेक्टिवनेस इज इंडिपेंडेंट, वो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जिसने भी दूसरा आंसर सही कहा, क्या उसको खाना खाने का हक है? बताओ, खुद ही बताओ आप। मैं जिंदा रहने का नहीं कह रहा, जिंदा तो रहने का हक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज जो है आप खाना न खाएं, और खाना अगर खाना है तो कुछ ऐसा खाना है कि वो मजा ना आए, उसमें अपने आप को सजा देनी पड़ेगी थोड़ी सी आप लोगों को। कितना इजी आंसर था, मैंने सवाल बनाया भी है आपके सामने। निर्भर नहीं करती है, करेगी जहां पर लंबवत होगा, कम एरिया को कवर करेगा तो ज्यादा हीट नहीं देगा, वो यहां पर फैल जाती है। तो समझ गए, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और पहला वाला क्या है? सूर्य तप दीर्घ तरंगों के रूप में आने वाला विकिरण है। खैर ये भूल गए आप, कोई बात नहीं, मैंने बताया था भी आपको। मैंने कहा ये जमीन है, ये सन है। देखो होता क्या है फिजिक्स के हिसाब से, जो चीज गर्म होती है, जैसे सन बहुत गर्म है, तो वहां से आने वाला जो सोलर रेडिएशन है, जिसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं हम, वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आता है, लघु तरंग विकिरण होता है। यानी इसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ये होता है ना, लैम्डा पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। तो जितना भी सोलर रेडिएशन आएगा वो शॉर्ट वेवलेंथ का आएगा, लघु तरंग विकिरण कहते हैं उसको।
और अर्थ कम गर्म है उसके मुकाबले, अर्थ जो वापस भेजेगी उसको, किसको, सौरिक विकिरण को, इसी को तो हीट बजट कहते हैं। तभी तो पृथ्वी का तापमान लगभग बैलेंस रहता है ना। नहीं तो हमारा अगर सूरज की ओर से लगातार हमें हीट मिल रही है, करोड़ों अरबों सालों से मिल रही है, तो हम तो बहुत गर्म हो जाते। तो आया फिर गया, ठीक, हीट बजट, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। बाकी फिर कंडेंसेशन है, एवोपोरेशन है, उसमें खर्च होता है, अपने कपड़े सुखाए, अपने बाल सुखाए, उसमें खर्च हो रहा है, इन कन्वर्ट हो रहा है, वो एक अलग चीज है, सब मिक्स हो गए। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। तो जाने वाला विकिरण हमेशा लॉन्ग वेव रेडिएशन में होगा। इस वाले विकिरण का अवशोषण CO2 करती है, इस वाले विकिरण को आने देती है, इसको नहीं रोकेगी CO2, इसको रोकेगी। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का वायुमंडल या ट्रोपोस्फीयर खास तौर पे वो दीर्घ तरंग विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन से गर्म होता है, न कि शॉर्ट वेव से। तो CO2 का जो इंपैक्ट है, जो उसको ट्रैप करती है CO2, जो थोड़ी देर पहले बताया था, वो लॉन्ग वेव को करती है। तो इंसोलेशन इन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव नहीं होता। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इज डी। एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, डी। ये तो सेम सवाल आ गया फिर से, कोई बात नहीं। तो समझ गया ना मेरी बात। तो देखो, क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ कि आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको फायदा दे सकता है, तो आपको ये बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। मजा कब आता है, जब आपको लगे कि हाँ मुझे इसका फायदा होने वाला है ना। वो कहते हैं ना, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करते जाओ। हालांकि उसका मतलब कुछ और है जहां तक मैंने सुना है। तो अब हम आम आदमी हैं, तो हमारी लैंग्वेज में उतना भी नहीं भी समझेंगे हम उसको, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमें नॉर्मल इंसान की तरह समझ में आता है, तो ये है कि यार ये हमें फायदा देगा, ये एग्जाम में आएगा तो हमें फायदा करेगा, तो इसलिए हमारा मन लगना चाहिए इसमें, बस इतना आप पढ़ लो। और दूसरा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है, आपके आसपास से होके गुजर रही है चीजें, है ना, और आप रेगुलर पढ़ते रहते हो उसको, न्यूज़पेपर से लेके सब जगह कि CO2 बढ़ रहा है, दूसरा तीसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल, यानी कल तो संडे है, परसों, ठीक है। तो आज आपने जो आंसर दिए ना, वो बड़े खतरनाक दिए थे कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने ठीक भी दिए। तो चलता रहता है, कभी कोई आंसर सही देता है, कभी कोई रॉन्ग हो जाता है। तो दिमाग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा दौड़ो भागो, फिजिकल एक्सरसाइज करो थोड़ी सी, और मेंटल एक्सरसाइज तो हो ही रही है, थोड़ा सा बाकी चीजें जो भी आप कर सकते हो करो। कुछ नहीं हो रहा है, गाने सुनो, कुछ भी सुनो, चेंज करो, दिमाग को यूज करो, ठीक है। अगली बार हम फिर मिलते हैं आपको। ओके, बाय बाय।